Hello everyone, today we are going to discuss about immunodeficiency disorders taken from NCERT chapter number 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो देखिए, ऐसे डिसऑर्डर्स जो बॉडी में इम्यूनिटी की कमी से होते हैं, इन्हें इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहा जाता है। अब इन डिसऑर्डर्स में होता क्या है, बॉडी की इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो फाइट करने की एबिलिटी है ये डिक्रीज कर जाती है। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ये कौन कौन सी कैटेगरीज है ये देखिए। तो फर्स्ट है यहां पर प्राइमरी या फिर कॉन्जेनाइटल, और सेकंड है यहां पर सेकेंडरी या फिर एक्वायर्ड। तो ऐसे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो बर्थ से होते हैं, जीन में डिफेक्ट की वजह से होते हैं, इन्हें कॉन्जेनाइटल या प्राइमरी कहते हैं। एग्जांपल है एससीआईडी। और ऐसे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो बर्थ के बाद एक्वायर्ड होते हैं इंफेक्शन वगैरह की वजह से, तो इन्हें सेकेंडरी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है एड्स। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एससीआईडी की। तो देखिए, एससीआईडी में होता क्या है, आप लोगों को पता है कि बॉडी में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। इन लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है ये बोन मैरो में होता है, और इनके मैच्योरेशन के लिए एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का यूज होता है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो टी सेल से हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है, और बी सेल से हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब एंटीबॉडीज बना करके बॉडी में इम्यूनिटी का डेवलप होना, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है किलर टी सेल्स की हेल्प से बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करना। देखिए, जीन म्यूटेशन की वजह से जब ये एडीए एंजाइम का बनना बंद हो जाता है तो टी सेल्स और बी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती। दैट्स वाई बॉडी में सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है, और बर्थ के बाद अर्ली स्टेज में ही पर्सन की डेथ हो जाती है। अब ये जो एससीआईडी डिजीज है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि जीन थेरेपी यहां पर है क्या। देखिए, सबसे पहले जीन थेरेपी 1990 में यूएसए में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी, जिसका नाम था अशांति डिसल्वा। जीन थेरेपी में होता क्या है, जो एससीआईडी पेशेंट होता है, इसकी बॉडी में जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, कल्चर बना लेते हैं। उसके बाद ये जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, इनमें एडीए एंजाइम फॉर्मिंग जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर डीएनए की हेल्प से। अब ये वेक्टर डीएनए क्या होता है, ऐसे डीएनए जिनका यूज करते हैं डिजायर्ड जीन को किसी सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वेक्टर डीएनए के फॉर्म में बैक्टीरियल डीएनए या फिर जो वायरस का डीएनए होता है उसका यूज करते हैं। तो वेक्टर डीएनए का यूज करके जब एडीए जीन को इमैच्योर लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो अब इन लिम्फोसाइट्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। अब इन लिम्फोसाइट्स को जो पेशेंट है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और जैसे इंजेक्ट करेंगे तो अब जीन की वजह से एंजाइम बनेगा, और एंजाइम अगर बनेगा तो लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा। इतना क्लियर है। लेकिन ये जो जीन थेरेपी है ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ये एक टेम्परेरी मेथड है। रीजन क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स आपने पेशेंट में इंजेक्ट की हैं वो इमॉर्टल तो है नहीं, एक टाइम के बाद वो लिम्फोसाइट डेड हो जाएंगी, और जब डेड हो जाएंगी तो हमें दोबारा से जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को इन्फ्यूज कराने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात हो गई यहां पर जीन थेरेपी की। और आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहां पर लेते हैं एड्स को। और एड्स में देखिए यहां पर क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है, एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बर्थ से ना हो, बर्थ के बाद जो लाइफ टाइम है उसमें इंफेक्शन की वजह से एक्वायर्ड हो, तो इस वजह से इसके नाम में एक्वायर्ड आता है। उसके बाद है इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसका मतलब है इम्यूनिटी का घट जाना, और इम्यूनिटी घटने की वजह से कई सारे इन्फेक्शंस बॉडी में हो जाते हैं, और तरह तरह के सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होते हैं उन इन्फेक्शंस की वजह से। इन सिम्टम्स के ग्रुप को सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये तो मतलब हुआ यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million
पर्सन्स। देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यूएसए में सीडीसी के जो डॉक्टर्स थे, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो वहां के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने होमोसेक्सुअल मेल्स में पहली बार एड्स को रिपोर्ट किया था 1981 में। इतना क्लियर है। उसके बाद 1983 में इस एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है इसको डिस्कवर किया गया और इसका नाम रखा गया था LAV यानी लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। उसके बाद 1986 में पहली बार एड्स इंडिया में रिपोर्ट हुआ था चेन्नई के सेक्स वर्कर्स में, और 1986 में ही इंटरनेशनल कमेटी ने इस वायरस का नाम HIV कर दिया। बात समझ आ रही है। अब देखिए 1981 जब से ये एड्स पहली बार रिपोर्ट हुआ, उसके बाद से लास्ट 25 इयर्स में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एड्स है ये स्प्रेड हो चुका है और 25 मिलियन से ज्यादा पर्सन्स की एड्स की वजह से डेथ हो चुकी है। तो ये तो एड्स की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ डेटा हुआ। अब यहां पर और आगे बढ़ते हैं तो देखिए एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है ये है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस करता क्या है, बॉडी में आकर के ये हेल्पर टी सेल पर अटैक करता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं हेल्पर टी सेल का काम क्या है। इन सेल का काम होता है बी सेल्स को स्टिमुलेट करना, और जब बी सेल्स स्टिमुलेट होती हैं तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। ऐसे ही हेल्पर टी सेल किलर टी सेल्स को भी स्टिमुलेट करती हैं, उससे हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। और अगर ये हेल्पर टी सेल्स का नंबर बॉडी में डिक्रीज कर जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और हमें दुनिया भर के इन्फेक्शंस हो जाएंगे। तरह तरह के वायरस, तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह के प्रोटोजोन्स, फंजाई हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे, तरह तरह के बॉडी में डिजीज हो जाएंगे जिसे एड्स कहा जाता है, और इससे पर्सन की फाइनली डेथ हो जाती है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर ब्लड में आपको 900 मिलियन हेल्पर टी सेल्स मिलेंगी, और जब HIV हमारी बॉडी में आता है ये हेल्पर टी सेल्स पर ही अटैक करता है, और जब हेल्पर टी सेल्स का नंबर पर लीटर ब्लड 200 मिलियन से नीचे चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और हमें तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिस चीज को एड्स कहा जाता है। यानी HIV हमारी बॉडी में आकर के हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता है। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए अब HIV का यहां पर स्ट्रक्चर बताया गया है। तो देखिए HIV का जो स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक पार्ट जो यहां पर है इसे बोलते हैं एनवेलप, और दूसरा जो पार्ट होता है इसे कोर पार्ट कहा जाता है। एनवेलप जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और लिपिड बाइलेयर से बना होता है, जबकि जो कोर पार्ट होता है ये प्रोटीनियस कोट P17, P24 और जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड RNA और एंजाइम्स जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज का बना होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखिए ये यहां पर HIV का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले कोर पार्ट में सबसे अंदर की तरफ ये देखिए 2 यहां पर सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये RNA है, और RNA जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग जो वायरस होते हैं इनको रिट्रोवायरस फैमिली में रखा जाता है। तो HIV रिट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है बिकॉज इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। RNA सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है और इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक ये है और दूसरा यहां पर ये है। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मिल जाएंगे। ये देखिए एक ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और एक ये यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके अलावा यहां पर आपको इंटीग्रेज एंजाइम देखने को मिल जाएगा और प्रोटीएज एंजाइम देखने को मिल जाएगा। जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जो प्रोटीनियस कोट होता है ये होता है P24 और इसी को कैप्सिड बोलते हैं। इसके ऊपर एक और प्रोटीनियस कोट होता है जिसे आउटर प्रोटीनियस कोट या फिर मैट्रिक्स प्रोटीन भी कहा जाता है, और ये है P17। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको लिपिड बाइलेयर मिलेंगी। ये देखिए ये लिपिड बाइलेयर हैं, और इन लिपिड बाइलेयर में ग्लाइकोप्रोटीन की जो यूनिट एम्बेडेड होती हैं इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहा जाता है। इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 120 यूनिट्स अटैच रहती हैं और इसे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। तो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गई,
ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ये हो गई और लिपिड बाइलेयर ये हो गई। इन तीनों को तो इन्वेलप बोलते हैं, जबकि जो यहां पर मैट्रिक्स प्रोटीन है P17, जो कैप्सिड प्रोटीन है P24 और अंदर जो यहां पर आरएनए है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में और जो एंजाइम्स है इनको कोर पार्ट में रखा जाता है। कितना क्लियर है? कैप्सिड प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है और मैट्रिक्स प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कैप्सिड और एनवेलप को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये तो एचआईवी का स्ट्रक्चर हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखिए, जो एचआईवी का ट्रांसमिशन है, एक तो सेक्सुअल रूट, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर बनाया जाता है तो एचआईवी का ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है। और 80% जो ट्रांसमिशन है एचआईवी का ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ही होता है। उसके बाद अगला है यहां पर पेरेंटल रूट। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड यूज करने पर एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे ही ब्लड प्रोडक्ट्स का यूज करने पर भी होता है। ब्लड प्रोडक्ट का मतलब जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से आरबीसी यूज की जा रही हैं, प्लेटलेट्स यूज की जा रही हैं, या डब्ल्यूबीसी यूज की जा रही हैं, या प्लाज्मा यूज किया जा रहा है, इन्हें ब्लड प्रोडक्ट कहा जाता है। इससे भी एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है। या फिर जो ड्रग एब्यूजर होते हैं वो जब इन्फेक्टेड इंजेक्शन या निडल का यूज करते हैं ड्रग को इंट्रावीनियसली यानी वेन्स में ट्रांसफर करने के लिए, तो उनमें भी एचआईवी के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज होती हैं। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो अगला जो है यह है ट्रांसप्लेसेंटल रूट, यानी अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें अगर एचआईवी का इन्फेक्शन है तो प्लेसेंटा के थ्रू जो एचआईवी है ये एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है। या फिर डिलीवरी के टाइम भी जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसमें भी मदर से एचआईवी के ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऐसे ही जो मदर है उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है गोल्डन मिल्क यानी कोलोस्ट्रम, उससे भी न्यूली बॉर्न बेबी में एचआईवी के ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं। और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। और आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए यहां लिखा हुआ है एचआईवी जो होता है नॉट स्प्रेड बाय मियर टच, यानी छूने मात्र से एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता, हगिंग या किसिंग से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता, फूड शेयर करने से नहीं होता, हाथ मिलाने से नहीं होता, मॉस्किटो बाइट करने से नहीं होता, और कफिंग स्नीजिंग से नहीं होता, देखने से नहीं होता एड्स पेशेंट को। और ओनली जो इसका ट्रांसमिशन है ये होता है बॉडी फ्लूइड के टच में आने से। कितना क्लियर है? अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताता हूं कि जो मॉस्किटो बाइट है इससे एचआईवी ट्रांसमिट क्यों नहीं होता। मान लीजिए कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके ब्लड को मॉस्किटो ने सक किया, तो जैसे ही मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा एचआईवी मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसके साथ ही एचआईवी भी डाइजेस्ट हो जाता है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा क्या है कि जब कोई मॉस्किटो किसी एड्स पेशेंट के ब्लड को सक करता है, उसके बाद जब किसी दूसरे पर्सन के ब्लड को वो सक करता है तो जो प्रीवियसली सक्ड ब्लड है उसको उस पर्सन में वो डिलीवर नहीं करता, अपनी सलाइवा को रिलीज करता है। तो इस तरीके से मच्छर के काटने से एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता। अब उसके बाद यहां पर बात आती है कि एचआईवी होस्ट के अंदर अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है, यानी एचआईवी की लाइफ साइकिल कैसे ऑपरेट होती है। तो देखिए ये यहां पर एक एचआईवी है और ये आपके सामने एक होस्ट सेल है। तो देखिए एचआईवी के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन थी उसका नाम था GP120। और आपको पता है होस्ट की बॉडी में ऐसी सेल्स जिनके पास रिसेप्टर साइट CD4+ होती है, उन सेल्स पर एचआईवी इजीली अटैक कर पाता है। कारण क्या है? एचआईवी की जो GP120 यूनिट है ये CD4+ रिसेप्टर्स के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो इजीली एक दूसरे से बाइंड हो पाए। तो एचआईवी GP120 यूनिट का यूज करके उन होस्ट सेल पर इजीली अटैच हो जाता है जिन पर रिसेप्टर साइट CD4+ होती है। अब जैसे ही एचआईवी GP120 का यूज करके CD4+ रिसेप्टर से बाइंड होता है, उसके बाद एचआईवी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी आरएनए और जो एंजाइम्स होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर आ जाते हैं। ये देखिए इसके अंदर आ गए। अब उसके बाद सबसे पहले देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज होता है
और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके जो HIV का RNA है ये होस्ट सेल में DNA में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, अब ये जो HIV का RNA जो है, ये HIV का RNA DNA में बदल गया और DNA में बदलने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो वायरल DNA है HIV का DNA, ये होस्ट सेल के जीनोम में आता है और होस्ट सेल के जीनोम से इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, और इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसमें हेल्प करने के लिए HIV अपने इंटीग्रेज एंजाइम का यूज करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज कर लिया, इंटीग्रेज एंजाइम का यूज कर लिया। अब उसके बाद देखिए, जो HIV का DNA है ये होस्ट सेल के जीनोम से जुड़ा हुआ है, और अब क्या होगा, होस्ट सेल में एक एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का यूज करके जो वायरल DNA है ये नए RNA मॉलिक्यूल्स बनाने लगता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो RNA बनते हैं, इनमें जो एंजाइम यूज होता है ट्रांसक्रिप्टेज, ये होस्ट सेल से लिया जाता है। उसके बाद ये जो वायरल RNA बनेंगे, ये देखिए न्यूक्लियस से निकल करके बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब ये जो वायरल RNA हैं, इनसे वायरल प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन और RNA दोनों आपस में जुड़ करके नए HIV में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये HIV होस्ट सेल से बाहर निकल करके अदर सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर है इतना? तो फिर इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या हुआ, जो HIV है वो अपनी GP120 यूनिट का यूज करके होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड हुआ। उसके बाद HIV का जेनेटिक मटेरियल और जो एंजाइम्स हैं वो होस्ट सेल के अंदर आ गए। अब उसके बाद होस्ट सेल के अंदर जो HIV का RNA है वो DNA में बदल गया बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद जो वायरल DNA है ये होस्ट सेल के DNA से जुड़ गया बाय इंटीग्रेज एंजाइम। उसके बाद ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो वायरल DNA है उसने नए RNA मॉलिक्यूल्स बनाए। ये RNA मॉलिक्यूल्स होस्ट सेल के न्यूक्लियस से बाहर आए साइटोप्लाज्म में। अब इन RNA से प्रोटीन बनी, प्रोटीन और RNA जुड़ करके नए HIV बना देते हैं, और ये HIV अदर सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये HIV का रेप्लिकेशन हुआ। अब देखिए यहां पर आगे क्या है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब हम करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए यहां क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SCID। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस एंजाइम ADA इज इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स ओनली, यानी ओनली लगा हुआ है, ये ठीक नहीं है। जो ये एंजाइम है ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों के मैच्योरेशन में यूज होता है। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला है यहां पर, अफेक्टेड इंडिविजुअल डाइज एट एन ओल्ड एज, ऐसा नहीं है, अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो ऑप्शन 4 है यहां पर, इट इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन, यानी जीन म्यूटेशन की वजह से ADA जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी की वजह से ये SCID डिजीज होता है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूक्लिक एसिड इन HIV इज, तो बोलेंगे HIV का जो न्यूक्लिक एसिड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। दैट्स वाई जो राइट आंसर हुआ ये हुआ ऑप्शन 1। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर्स थ्रो, तो यहां पर दिया हुआ है ट्रांसप्लेसेंटल रूट ओनली, सेक्सुअल रूट ओनली और पेरेंटल रूट ओनली। तो इन तीनों तरीकों से ही HIV का ट्रांसमिशन होता है। दैट्स वाई जो आंसर आएगा ये होगा ऑप्शन 4। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम्स प्रेजेंट इन HIV इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, तो ये तीनों ही एंजाइम HIV के अंदर पाए जाते हैं। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4।